अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर। आज हम बात करेंगे नए चैप्टर की जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस, क्लास 8 के बारे में। देखिए बेटा, अगर हम आप लोगों को सबको पता है कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है। एक बच्चा छोटा होता है, उसके बाद वो बड़ा होके चिल्ड्रंस बनते हैं, चिल्ड्रंस फर्दर ग्रो होके एडोलिसेंस बनते हैं। सो इसका मतलब एडोलिसेंट फर्दर ग्रो होके एडल्ट बन जाता है और ग्रो ही होता है एक सर्टन एज तक, और उस सर्टन एज के बाद एक इंसान फिर से रिप्रोड्यूस करके कोई और ऑर्गेनिजम्स यानी अपने से जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरीके से जो है इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या पढ़ना है, हमें इसी एडोलिसेंस के बारे में पढ़ना है, यानी कब हम उस बालेगी की एज तक पहुंचते हैं, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाती है, ह्यूमन बींग्स कब रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, यानी कब ये बर्थ दे देंगे, बेबीज़ को कब दे देंगे और उसके लिए कौन सी एज होती है, और उसके लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारे जिस्म के अंदर है वो कब शुरू होता है और कब से वो काम करना शुरू कर लेता है। सो इस चैप्टर के बारे में हमारे पास उन्हीं चेंजेस के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन मेल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, और कब एक इंसान कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। बेटा समझ आया? सो ये हार्मोन्स है, ये सारे हार्मोन्स की वजह से ये चेंजेस आ जाती है और ये बच्चा ग्रो हो जाता है। सबसे पहले हम सीखेंगे एडोलिसेंस किसको कहते हैं। देखिए बेटा, ग्रोइंग जो है एक नेचुरल प्रोसेस है और ग्रोथ शुरू हो जाती है जिस दिन से बच्चा पैदा हो जाता है, यानी जिस दिन से बच्चे को एक माँ जन्म देती है तब से बच्चा ग्रो हो जाता है। जैसे हम पूछते हैं पहले हम पूछते हैं कितने दिनों का है, फिर हम कितने महीनों का है, देन फिर यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग बर्थडेज। दैट मीन्स हमारे पास यंग ह्यूमन बीइंग जो है हमारे पास, यानी जब उसके अंदर फुल फिजिकल डेवलपमेंट होती है तो उसको हम चाइल्ड कहते हैं। जब चाइल्ड क्रॉस करता है एज 10 साल 11 साल, तब उसके अंदर फर्दर ग्रो हो जाती है, वो लंबा होने लगता है, मोटा होने लगता है, मॉस्टेचेस आने लगते हैं, तो उसके अंदर ये चेंजेस आ जाती है। सो इसका मतलब है एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग जो फुली ग्रोन होता है, डेवलप हुआ होता है, उसको हम एडल्ट कहते हैं। और इसके लिए हमारे पास ये कौन सा पीरियड है, यानी उस पीरियड को, ये ट्रांजिशनल पीरियड है फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट की, जो इसी चाइल्डहुड और एडल्टहुड के दरमियान होता है, उसी को हम एडोलिसेंस कहते हैं। और ये वो टाइम है जहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आ जाती हैं इंसान के बॉडीज़ के अंदर, यानी बॉयज़ के अंदर भी गर्ल्स के अंदर भी, और जिसके ज़रिए से फिर इंसान का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मैच्योर हो जाता है। यहाँ पर जो है हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि इंसान जो है किसको हम एडोलिसेंट कह सकते हैं, यानी ये वो पीरियड है लाइफ का जहाँ पे इंसान के अंदर बहुत सारी चेंजेस हो जाती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मैच्योर हो जाता है। सो बेटा, फिर एडोलिसेंस जो है यूजुअली कब शुरू हो जाती है, ये 10 या 11 साल के एज तक हो जाती है, या ये जो है हमारे पास कब तक एंड हो जाती है, 19 साल तक के एंड हो जाती है। सो हमारे पास बेटा एडोलिसेंट किसको कहते हैं, यानी ये वो पर्सन है जो प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग के अंदर है, यानी चाइल्ड से एडल्ट के ग्रोइंग के प्रोसेस के अंदर है, उसको हम एडोलिसेंट कह सकते हैं। यानी a person who is in the process of growing from a child to adult is called adolescent। और इस एडोलिसेंस के लिए इंसान को क्या होना चाहिए बेटा, यानी इसको हम कहते हैं कोई भी चीज़ जो है जब बालिग इंसान हो जाता है, यानी बड़ा बड़ा हो जाता है, टीनेजर जिसको हम कहते हैं, एडोलिसेंट्स को हम टीनेजर्स भी कहते हैं, जहाँ पर बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। लेकिन ये चेंजेस कब से हमें दिखने को मिलती है, ये चेंजेस बचपन से होती है क्या? नहीं, ये चेंजेस हमें कब दिखती है उसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। क्या कहते हैं बेटा? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी हो गया ये वो टाइम है जब एडोलिसेंट जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, यानी हम इसको बोल सकते हैं द पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलिसेंट बॉयज and girls reach sexual maturity and become capable of reproduction, उसी को हम प्यूबरिटी कहते हैं। यानी मैंने क्या कहा बेटा, प्यूबरिटी कब आ जाती है,
ये चीज़ें हमें कब पता चलता है बच्चा एडोलिसेंट हो गया, यानी जब हमारे पास प्यूबरिटी होती है, यानी ये वो टाइम है जब एडोलिसेंट जो है सेक्चुअली मैच्योर हो जाता है। लेकिन ये प्यूबरिटी जो है गर्ल्स में ज़्यादा जल्दी आ जाती है बॉयज़ से। जनरली जो है गर्ल्स के अंदर प्यूबरिटी आ जाती है 10 से 13 साल, लेकिन बॉयज़ के अंदर जो है 12 से 14 साल तक आ जाती है। इसीलिए जो है यानी प्यूबरिटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाती है बॉयज़ के अंदर, गर्ल्स के अंदर, और इसके अंदर इंक्रीज़ हो जाती है, हाइट भी इंक्रीज़ हो जाती है, और बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। अब हम एक एक करके जो है प्यूबरिटी के अंदर चेंजेस क्या आती है बॉयज़ के अंदर और गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाती है। अगर हम चेंजेस देखेंगे बॉयज़ के अंदर, उसमें हेयर ग्रो हो जाता है, यानी उनके फेस पे दाढ़ी आ जाती है, उनकी वॉइस डीप हो जाती है, टेस्टीज जो है स्टार्ट करते हैं स्पर्म का बनाना, यानी टेस्टीज जो है मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। चेस्ट और शोल्डर्स जो है ये भी ब्रॉड हो जाते हैं, बॉडी जो है मस्क्यूलर हो जाती है, और आर्म पिट्स में हेयर ग्रो होते हैं, या प्यूबिक रीजन में भी हेयर ग्रो हो जाते हैं, यानी प्यूबिक रीजन मीन्स हो गया थाइज के दरमियान। और बॉडी मस्क्यूलर होती है और बड़ी इंक्रीज आ जाती है इसके हाइट के अंदर भी, इसके अंदर फीलिंग्स आ जाती है, सेक्सुअल डिज़ायर्स आ जाते हैं, ये सारे इसके अंदर चेंजेस आ जाती है। ये चेंजेस कब आ जाती है? जब इसको प्यूबरिटी होती है, यानी प्यूबरिटी के अंदर ही ये चेंजेस आ जाती है, यानी हेयर ग्रो होता है, वॉइस डीप होती है, टेस्टीज स्पर्म बनाना शुरू करते हैं, चेस्ट और शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, बॉडी मस्क्यूलर बनती है, और हेयर जो है ग्रो होता है आर्म पिट्स में या प्यूबिक रीजन में, हाइट में इंक्रीज होती है, या फीलिंग्स ऑफ सेक्सुअल ड्राइव्स भी आ जाती है। सिमिलरली हमारे पास चेंजेस आ जाती है हमारे लड़कियों के अंदर भी, जिसमें उनके ब्रेस्ट्स डेवलप हो जाते हैं, वो एनलार्ज होते हैं, ओवरीज जो है स्टार्ट करते हैं एग को रिलीज़ करना, उनके अंदर एक साइकिल होता है मंथली साइकिल जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसके अंदर ओवरीज होते हैं, ओविडक्ट्स यानी फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, ये सारे एनलार्ज होते हैं। हिप्स जो है गर्ल्स के ब्रॉड हो जाते हैं, और उनके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होता है थाइज में और हिप्स में, हाइट में इंक्रीज हो जाती है, उनके अंदर भी फीलिंग्स आ जाती है, सेक्सुअल ड्राइव्स आ जाती है। सो ये सारे चेंजेस जो हमारे पास बॉयज़ के अंदर या गर्ल्स के अंदर, ये सारे हमारे पास किन की वजह से आ जाती है? हार्मोन्स की वजह से। यानी जब एक लड़का या एक लड़की प्यूबरिटी तक हो जाती है, तब हम यानी प्यूबरिटी की एज तक पहुंचती है, तब वो एडोलिसेंट बन जाती है, और एडोलिसेंट्स की एज इसको 18 या 19 ईयर्स तक हो जाती है। उसके बाद जब ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो पर्सन क्या बन जाता है? एडल्ट बन जाता है। पर्सन क्या बन जाता है बेटा? एडल्ट बन जाता है। जैसे मैंने कहा हाइट के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, यानी इंक्रीज हाइट्स के अंदर हमारे पास इनिशियली गर्ल्स ग्रो हो जाते हैं फास्टर देन बॉयज़, फिर इसके अंदर जो है रेट्स भी चेंज हो जाती है। यानी बेटा ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे हेयर ग्रो होना, वॉइस डीप होना, टेस्टीज स्टार्ट करना, स्पर्म बनाना, या टेस्टिस और पेनिस लार्ज होना, चेस्ट या शोल्डर ब्रॉड होना, या गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप होना, ओवरीज या मेंस्ट्रुएशन होना, यूट्रस वेजाइना एनलार्ज होना, ये सारी चेंजेस आ जाती है। इसके बगैर हमारे पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम कहेंगे, यानी उनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉर्मली हमारे पास दो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी, दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी। और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स किसको कहते हैं? यानी वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंसान को प्रेजेंट होते हैं एट बर्थ, यानी बचपन से ही, जब से वो पैदा हुआ है तब से वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके प्रेजेंट होते हैं, और उनको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर प्रेजेंट एट बर्थ आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी जो बच्चे को प्रेजेंट होते हैं जब वो बच्चा पैदा होता है, जैसे टेस्टिस है,
पेनिस है, सेमिनल वेसिकल्स है, ये बॉयज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती है, ओविडक्ट्स होता है, यूट्रस होता है या वेजिना होता है। ये सारे इसके पास पहले ही, यानी जब बच्चे को माँ ने जन्म दिया तब से ही ये प्रेजेंट होते हैं। और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, लेकिन हमारे पास वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंट्रोल होते हैं हार्मोन्स से, जो कंट्रोल होते हैं हार्मोन्स से, और वो डिस्टिंग्विश करते हैं सेक्सुअली मैच्योर मेल्स को और फीमेल्स को, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन में, उसको हम सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स which distinguish between sexually mature males and females but not directly involved in reproduction। उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए बेटा, इसमें हमारे पास जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखेंगे, नॉर्मली दाढ़ी किसको आती है? मेल को दाढ़ी आ जाती है। क्या फीमेल को दाढ़ी आती है? नहीं। आप आराम से फीमेल को मेल से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है हमारे पास बॉयज़ के अंदर एडम्स एप्पल डेवलप हो जाता है इन द फ्रंट ऑफ थ्रोट, यानी बॉयज़ के अंदर, और बॉयज़ को डीपर वॉइस होती है, शोल्डर्स और चेस्ट ब्रॉड होते हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। और फीमेल्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स होते हैं, हिप्स ब्रॉड होते हैं और थोड़े बहुत कर्व्ड होते हैं, और उनकी हाई पिच्ड वॉइस होती है, यानी श्रिल वॉइस, जो आपने साउंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो गर्ल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो एक हार्मोन की वजह से हैं जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं बेटा? एस्ट्रोजन, जो हमारे ओवरीज के अंदर मिलता है। यहाँ इसी तरीके से जो मेल्स के अंदर हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस होते हैं, वो मेल सेक्स हार्मोन की वजह से होते हैं, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और वो टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। तो अब हम बात करेंगे उसके बाद हार्मोन्स की। सो अभी तक मैंने क्या कहा? चाइल्ड किसको कहते हैं, एडल्ट किसको कहते हैं, एडोलिसेंस किसको कहते हैं, प्यूबरिटी किसको कहते हैं, व्हाट आर द चेंजेस व्हिच ऑकर ड्यूरिंग प्यूबरिटी इन मेल्स और फीमेल्स, और उसके बाद हमने कहा प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा किन की? बेटा हार्मोन्स की। हार्मोन्स किसको कहते हैं? हार्मोन्स केमिकल सबस्टेंसेस हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, यानी इवन ह्यूमन बींग्स की, और उनकी ग्रोथ। और ये हार्मोन्स जो है बेटा, ये हार्मोन्स कहाँ से आते हैं? ये सिक्रीट करते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू हमारे बॉडी में, जिनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कहते हैं बेटा? हार्मोन्स होते हैं केमिकल सबस्टेंस जो कोऑर्डिनेट करते हैं तमाम एक्टिविटीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और उनकी ग्रोथ। ये हार्मोन्स कहाँ पे बनते हैं और सिक्रीट कौन करता है इनको? स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है बेटा। और यही हार्मोन्स जो है, ये हार्मोन्स कहाँ पे डायरेक्टली पोर होते हैं? हमारे जिस्म के अंदर, और कैरी करते हैं इसको, बॉडी को, बने सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये हार्मोन्स जो है एक्ट करते हैं किस पे? किसी स्पेसिफिक टिश्यू पे या किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे, जिसको हम कहते हैं टारगेट साइट। क्या कहते हैं बेटा? यानी ये हार्मोन्स जो है डायरेक्टली पोर होते हैं ब्लड के अंदर और कैरी हो जाते हैं पूरे बॉडी के अंदर, किसके ज़रिए से? सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए से। और ये हार्मोन्स एक्ट करते हैं किस पे? स्पेसिफिक टिश्यूज़ पे या स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे, और जिसको हम क्या कहते हैं? टारगेट साइट। हार्मोन जो है बेटा, हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाला कौन सा ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये हमारे पास अगर हार्मोन प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से इन वन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लेकिन ये पर्टिकुलर इफेक्ट करता है जिस्म के दूसरे हिस्से में। और इसीलिए हार्मोन्स को क्या होते हैं बेटा? हार्मोन्स के अलग अलग टाइप्स भी है और अलग अलग फंक्शंस भी है। और वो हार्मोन्स
जो इन्वॉल्व होते हैं डेवलपमेंट में और कंट्रोल करने में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको हम कहते हैं सेक्स हार्मोन्स। क्या कहा बेटा मैंने? द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? सेक्स हार्मोन्स। और हमारे पास दो कॉमन सेक्स हार्मोन्स है, एक को हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसके बगैर बेटा हमारे पास सबसे पहले देखना है, अब जैसे मैंने ऊपर कहा कि हार्मोन जो है हार्मोन प्रोड्यूस करता है एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन उस एंडोक्राइन ग्लैंड को जानने से पहले हमें देखना है ग्लैंड किसको कहते हैं। ग्लैंड जो है बेटा ये एक स्ट्रक्चर है जो सिक्रीट करता है स्पेसिफिक सबस्टेंस को, या हमारे पास स्पेसिफिक सबस्टेंस को क्या कहा मैंने बेटा? ग्लैंड जो है एक स्ट्रक्चर है जो सिक्रीट क्या करता है? स्पेसिफिक सबस्टेंस हमारे बॉडी के अंदर। और ये ग्लैंड जो है बना हुआ होता है ग्रुप ऑफ सेल्स का या टिश्यूज का। क्या कहा मैंने बेटा? ग्लैंड एक स्ट्रक्चर है जो सिक्रीट करता है एक स्पेसिफिक सबस्टेंस हमारे बॉडी के अंदर, और ये ग्लैंड बना होता है ग्रुप ऑफ सेल्स का या टिश्यूज का। हमारे पास हमारे जिस्म के अंदर दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरे को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो अब बेटा हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहेंगे और एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको कहेंगे? सो अभी तक आपने समझ लिया ग्लैंड किसको कहेंगे। सो ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर which secretes a specific substance. Our gland is made up of group of cells or tissues. We have two types of glands. One is called endocrine gland and another is called exocrine gland. सबसे पहले बेटा अब हम समझेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको कहेंगे। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये वो ग्लैंड होता है जो सिक्रीट करता है अपना प्रोडक्ट किसके अंदर? डक्ट के अंदर यानी ट्यूब के अंदर। ठीक है बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको हम कहेंगे? ये वो ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है अपनी प्रोडक्शन किसी डक्ट के अंदर या ट्यूब के अंदर। जैसे हमारे पास यानी हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गए वो ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट्स होंगे। जैसे सैलिवरी ग्लैंड है, ये सिक्रीट करता है सलाइवा एक डक्ट के अंदर जिसको हम कहते हैं सैलिवरी डक्ट, तो इसीलिए सैलिवरी ग्लैंड जो है एग्जांपल है किसकी? एंडोक्राइन ग्लैंड की। इसी तरीके से स्वेट ग्लैंड है या हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड यानी ऑयल ग्लैंड्स, ये सारे हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है क्योंकि ये रिलीज करते हैं अपनी सिक्रीशन किन के जरिए से? डक्ट्स के जरिए से। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा ग्लैंड है यानी वो ग्लैंड जिसके पास डक्ट्स नहीं है बल्कि सिक्रीट करता है अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? ये वो ग्लैंड है जिनके पास डक्ट्स नहीं है और सिक्रीट करते हैं अपनी प्रोडक्शन यानी जो भी इसका प्रोडक्ट है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। यही एंडोक्राइन ग्लैंड जो है और सिक्रीट करता है केमिकल सबस्टेंस जिसको हम कहते हैं हार्मोन, जो मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया। सो कौन कहता है, कौन बनाता है ये हार्मोन? यही एंडोक्राइन ग्लैंड बनाता है। सो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे पास आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड और बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो हमारे पास इसमें आते हैं। और कुछ ग्लैंड जो है हमारे पास बॉडी में फंक्शन करते हैं दोनों, एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी। जैसे हमारे पास पेनक्रियाज हैं, टेस्टिस है, ओवेरीज है, ये फंक्शन करते हैं हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी। जब आप 9th क्लास में आओगे आपको चैप्टर यानी आपको 10th क्लास में यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पूरी डिटेल के साथ पढ़ना है।
क्या कहा बेटा मैंने, हमारे पास ग्लैंड जिसके पास डक्ट्स नहीं होंगे और वो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर डालते हैं, उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे होते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं और ये सिक्रीट करते हैं अपनी केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम कहते हैं हार्मोन्स। हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल्स है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, और कुछ ग्लैंड्स हमारे जिस्म के अंदर फंक्शन करते हैं एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड भी, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी। और ऐसे हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड, वैसे हमारे पास ग्लैंड जो है पेनक्रियाज है, टेस्टिस है या ओवेरीज हमारे पास होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है रिलीज करते हैं अपने हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये हार्मोन्स जो है फिर क्या तमाम कंसर्नड पार्ट्स यानी टारगेट साइट्स तक पहुंचते हैं इसी ब्लड के ज़रिए से। बात आई बेटा समझ में आई बात। अब हम देखेंगे इन ही हार्मोन्स का क्या रोल रहेगा किस में, इनिशिएट करने में हमारी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। जैसे बेटा मैंने पहले भी कहा हार्मोन्स एक अहम रोल अदा करते हैं इनिशिएट करने में हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस जब ये एडोलेसेंट हो जाता है, क्योंकि जब बचपन में ही इंसान को रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है लेकिन ये फंक्शन तब नहीं करता है प्रॉपरली, लेकिन जो ही ये बच्चा मैच्योर हो जाता है तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है एक्टिव हो जाता है, यानी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। इसका मतलब है जो ही प्यूबरिटी आ जाती है, और प्यूबरिटी ही कंट्रोल हो जाती है किन की वजह से, हार्मोन्स की वजह से। और प्यूबरिटी जब हो जाती है तो इंक्रीज हो जाती है इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन, और जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाती हैं, बॉयज़ के अंदर भी गर्ल्स के अंदर भी। जैसे मैंने पिछले ऑलरेडी यानी स्लाइड्स में आपको बता दिया, टेस्टिस और ओवरीज जो है प्रोड्यूस करते हैं सेक्स सेल्स या गैमीट्स जिनको हम कहते हैं स्पर्म एंड ओवा। यानी इसके लिए यानी ये हमारे पास टेस्टिस और ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं सेक्स सेल्स जिनको हम कहते हैं गैमीट्स यानी स्पर्म्स एंड ओवा। इसके बगैर जो है गमीट्स प्रोड्यूस करने के बगैर टेस्टिस और ओवरीज जो है प्रोड्यूस करते हैं सेक्स हार्मोन्स, और जिनको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, जो हमारे अंदर चेंजेस लाती हैं, यानी बॉयज़ के अंदर भी और गर्ल्स के अंदर भी, कब, प्यूबरिटी के अंदर। और उसी की वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फंक्शनल होता है। बेटा समझ आया क्या कहा मैंने, हार्मोन्स जो है एक अहम रोल अदा करते हैं इनिशिएट करने में रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को, और ये सारे कंट्रोल करता है कौन, हार्मोन्स। जब हमारे पास प्यूबरिटी आ जाती है इन्हीं हार्मोन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। इसके बगैर हमारे पास टेस्टिस और ओवरीज होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स यानी स्पर्म्स और ओवा, और इसके बगैर टेस्टिस और ओवरीज जो है प्रोड्यूस करते हैं सेक्स हार्मोन्स जो चेंजेस लाते हैं हमारे बॉडीज़ के अंदर, और उसके लिए हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फंक्शनल होता है। टेस्टिस जो हैं क्या करते हैं बेटा, टेस्टिस बनाते हैं मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और ओवरीज बनाते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। और ये दोनों हार्मोन्स यानी प्रोडक्शन जो इन सेक्स हार्मोन्स की किसके कंट्रोल के अंदर है उसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। क्या कहते हैं बेटा, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। यानी ये जो प्रोडक्शन है सेक्स हार्मोन्स की ये कंट्रोल के अंदर होती है और एक हार्मोन को जिसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जिसको सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको सिक्रीट क्या करता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। जब ये प्रोडक्शन होती है सेक्स हार्मोन की यानी टेस्टोस्टेरोन की या एस्ट्रोजन की, इसकी वजह से ये सारे इंक्रीज होते हैं जब प्यूबरिटी आ जाती है। और जैसे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्यूबरिटी में, जैसे डीपर वॉइस हो गई, फेशियल ग्रोथ हो गई यानी मस्टैचेस आ गए, बियर्ड आ गए यानी ब्रॉड शोल्डर्स हो गए, एडम्स एप्पल आए, ये सारे किसकी वजह से होती है, इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन है वो हार्मोन जिसकी वजह से जैसे वॉइस शुरू होती है, ब्रेस्ट्स की डेवलपमेंट होते हैं, ब्रॉडर लिप्स यानी हिप्स होते हैं, ये सारे चेंजेस किसकी वजह से आते हैं,
इन्हीं एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव फेजेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, यानी जब एडोलिसेंट बन जाता है, यानी जब एक इंसान कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, यानी जब वो बालिग हो जाता है तब वो प्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। और उस रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास क्या करना है, यानी जब उसके टेस्टिस और उसके ओवरीज बिगिन करते हैं गैमीट्स प्रोड्यूस करना, जब उसके ओवरीज और टेस्टिस बिगिन क्या करते हैं बेटा, ओवरीज को यानी गैमीट्स को प्रोड्यूस करना। सो फिर एडोलिसेंट बॉयज ग्रो होते हैं, फिर क्या बनते हैं, मेन बनते हैं। एडोलिसेंट गर्ल्स ग्रो होते हैं तो वुमेन बनते हैं। तो इसके अंदर मेन के अंदर कैपेसिटी होती है, वो प्रोड्यूस कर सकता है मेल गैमीट पूरे ज़िंदगी, यानी जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो मेल गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन वुमेन के अंदर कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की फीमेल गैमीट खाली होती है 45 ईयर्स तक, यानी 45 to 50 ईयर्स तक होती है। इसका मतलब हुआ रिप्रोडक्टिव फेज जो मैन के अंदर है वो पूरा होता है, यानी वो लॉन्गर होता है किन से, वुमेन्स के अंदर। यानी वुमेन्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज जो है शुरू हो जाता है 12 ईयर्स की एज में, और ये एंड होता है 45 to 50 ईयर्स। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। यानी कब जूं ही प्यूबरिटी आ जाती है, एग्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, यानी ओवरीज के अंदर, वुमेन के ओवरीज के अंदर एग मैच्योर हो जाते हैं। हर एक एग जो है रिलीज होता है पर मंथ, यानी एवरी 28 to 30 डेज। और इस पीरियड के अंदर इनर लाइनिंग जो है यूट्रस की ग्रो हो जाती है और थिक हो जाती है, और वो प्रिपेयर करती है इसके लिए कि उसको रिसीव होगा एग, यानी फर्टिलाइज्ड एग, तो जिसकी वजह से जो उसको स्पर्म से मिल सकता है, यानी जो स्पर्म के अंदर होता है, और वही फर्टिलाइज्ड एग जो है फिर यानी जाइगोट जिसको हम कहते हैं, वही फिर डिवाइड होके एम्ब्रियो बनाते हैं। लेकिन बेटा जब ये सारी चीज़ें जो है किसकी वजह से होता है, प्रेगनेंसी की वजह से, और अल्टीमेटली क्या होता है, बच्चा पैदा होता है। सो क्या कहा बेटा मैंने, जो ही प्यूबरिटी आ जाती है, एग यानी ओवा मैच्योर होना शुरू हो जाता है। हर महीने एक एक मैच्योर ओवम रिलीज होता है ओवरी से, और 28 to 30 डेज इस दौरान इनर लाइनिंग जो यूट्रस की ग्रो हो जाती है और थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, और ये प्रिपेयर करती है ओवरी किसके लिए, यानी अब वो रिसीव करेगी, किसको रिसीव करेगी, फर्टिलाइज्ड एग को। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, यानी स्पर्म और एग आपस में मिले, जाइगोट बन गया, तो फिर ये फिर क्या बनता है, यही डिवाइड होके एम्ब्रियो बन जाता है। तो आखिर में जो है इसी की वजह से हमारे माँ से, हमारी बहन से एक बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई यानी स्पर्म नहीं मौजूद था, तो फिर जो एग रिलीज किया था ओवरी ने वो मर जाता है कुछ दिनों के बाद, और जो ये मोटापा यूट्रस के पास आया होता है, यानी थिकनिंग जो यूट्रस के ऊपर आई होती है, वो थिकनिंग जो है वो क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है, क्योंकि अब इसको मोटापे को ज़रूरत ही नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। फिर ये ब्रेक होने के बाद क्या हो जाता है, जब ये ब्रेक हो जाता है और यूट्रस की लाइनिंग प्रोड्यूस करती है ब्लड, और उसके साथ जो है बाकी टिश्यूज़ होते हैं, तो वही जब ब्लीडिंग हो जाएगी, जब ब्लीडिंग हो जाएगी फ्रॉम यूट्रस, जो कि वुमेन के अंदर, एक मैच्योर गर्ल के अंदर हर महीने होता है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंसुरेशन। क्या कहा बेटा मैंने, मेंसुरेशन, bleeding from the uterus which occurs in a woman or mature girl every month if egg cell has not been fertilized। so बेटा menstruation कब होती है, जैसे मैंने कहा ये 28 to 30 डेज में होती है, और यहाँ पर जो है
हर 38 डेज के अंदर हो जाती है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास और एक टर्म इस्तेमाल हो जाती है जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन जो है यानी यहाँ पे मैंने लिखा है मेंस्ट्रुएशन क्या हुआ, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो गया रिलीज ऑफ एग और ओवम, यानी ये रिलीज ऑफ एग या ओवम जो है 28 डेज से 30 डेज में हो जाता है। तो बेटा जब भी हमारे पास इसको हम अपनी लैंग्वेज में मेंस्ट्रुएशन को हम मंथली पीरियड्स भी कहते हैं या पीरियड्स भी कहते हैं या मेंसेस भी कहते हैं। जब एक लड़की को, जब एक बहन को मेंस्ट्रुएशन होता है, सबसे पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है गर्ल को, वो 10 से 12 साल की एज में होता है। जब ये मेंस्ट्रुएशन पहली बार प्यूबेरिटी के टाइम पे होता है उसको हम कहते हैं मीनार्की। उसको हम क्या कहते हैं, मीनार्की, MENARCHE। और मीनार्की का मतलब हो गया ये बिगनिंग है रिप्रोडक्टिव लाइफ गर्ल की, यानी इसका मतलब है इस टाइम पे गर्ल कैपेबल है, यहाँ पर वो एक बच्चा पैदा कर सकती है। और मेंस्ट्रुएशन टेम्पररी स्टॉप होता है जब एक माँ बहन प्रेग्नेंट रहती है, लेकिन पूरी तरीके से मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है जब माँ बहन एक 45 से 50 साल की हो जाती है, यानी 45 to 50 ईयर्स। और जब परमानेंट स्टॉपेज हो जाती है मेंस्ट्रुएशन की, और उसको हम मीनोपॉज कहते हैं। द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स इन अ वुमन इज कॉल्ड मीनोपॉज। सो बेटा इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव लाइफ जो वुमेन का है शुरू होता है मीनार्की से, एंड होता है मीनोपॉज से। सो इसी तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हम अब किसको कहेंगे, ये वो प्रोसेस है ओवुलेशन का या मेंस्ट्रुएशन का जिसमें वुमेन जो है यानी इन ए वुमेन उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, क्योंकि ये एक अगेन एंड अगेन यानी हर मंथ में ये होता है। यानी ये शुरू होता है मीनार्की के टाइम पे, यानी जब एक बच्ची एडोलेसेंट हो गई प्यूबेरिटी के अंदर, और ये एंड होता है 45 to 50 ईयर्स, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं यानी मीनोपॉज। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कंट्रोल होता है किन की वजह से बेटा, हार्मोन्स की वजह से। किन की वजह से कंट्रोल होता है बेटा, हार्मोन्स की वजह से। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स की। किन की बात करेंगे बेटा, देखो बेटा आपने पढ़ा होगा सेल के अंदर, इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स जो है 23 पेयर्स होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स में हमारे पास 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और 2 क्रोमोसोम्स जो है उनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, यानी जिससे हमें पता चलता है बच्चा गर्ल होगा या बॉय होगा। यानी ये क्रोमोसोम्स कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। हर एक सेल जो ह्यूमन बॉडी की उसके सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। और 2 क्रोमोसोम्स जो डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल का सेक्स यानी ऑफस्प्रिंग, ये बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। और उन सेक्स क्रोमोसोम्स को हमने नाम दिया है एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। अगर बेटा गेमीट्स जो है हमारे पास, गेमीट्स नॉर्मल नहीं होती है, ये हमारे पास नॉर्मल बॉडी सेल से नहीं आती है, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स से आती है जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। गेमीट के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी उसके अंदर या तो एक्स होगा या वाई होगा। और वुमेन के अंदर दोनों क्रोमोसोम्स जो है एक्स एक्स होते हैं। और जब जाइगोट बनता है तो एक पार्ट क्रोमोसोम का 23 फादर से आता है, 23 मदर से आता है। अगर दो यानी एक्स एक्स मिला हमारे पास, यानी बेटा द बेबी डेवलप्ड फ्रॉम एक्स वाई क्रोमोसोम इन अ जाइगोट विल बी बॉय, द बेबी डेवलप्ड फ्रॉम एक्स एक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेक्स क्रोमोसोम इन अ जाइगोट इज अ गर्ल। देखो बेटा मैं यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाऊंगा कैसे डिटरमाइन किया जाता है सेक्स। देखिए ये फादर है, इसके पास एक्स वाई होता है, और ये मदर है, इसके पास एक्स एक्स है। सो ये 23 और ये 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब लेकिन जब गैमीट फॉर्मेशन होती है यानी जब जाइगोट बनता है, फादर से या तो एक्स आएगा या वाई आएगा, दोनों कभी नहीं आएंगे। मदर से भी या एक्स होगा या वाई होगा। मानो अगर एक्स ने एक्स के साथ जोड़ किया यानी एक्स और एक्स मिला तो यानी बेबी गर्ल होगी। अगर एक्स ने वाई के साथ मिला तो बॉय होगा। इसी
तरीके से फिर से अगर एक्स एक्स मिला तो डॉटर होगी या एक्स वाई होगा तो सन होगा, यानी ए फीमेल हैज़ ओनली एक्स क्रोमोसोम्स। देखो मदर के पास यहाँ एक्स एक्स है, सो दोनों सूरतों, यहाँ पर बहुत सारे पढ़े लिखे जो अनपढ़ माँ बाप है वो कहते हैं, बहुत सारे फादर वो रिस्पॉन्सिबल ठहराते अपने माँ को अगर उसने बेटी को जन्म दिया, लेकिन माँ के पास तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी फादर के पास वाई भी है एक्स भी है। सो अगर यहाँ पर यानी मेल के पास एक्स भी है वाई भी है, उनको हम स्पर्म्स कहते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज हुआ एक्स क्रोमोसोम के साथ, माँ के एग के साथ, फादर के एक्स क्रोमोसोम के साथ, तो बॉय पैदा होगा। अगर वाई क्रोमोसोम यानी फर्टिलाइज हुआ किसके साथ, एक्स क्रोमोसोम के साथ, तभी तो बॉय होगा। एक्स क्रोमोसोम एक्स के साथ तो गर्ल पैदा होगी। सो बेटा इसका मतलब है इट इज़ द स्पर्म ऑफ अ मैन विच डिटरमाइन्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ये क्या है बेटा, ये स्पर्म है इंसान की जो डिटरमाइन क्या करता है बेटा, सेक्स ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि स्पर्म के पास आधे 50% चांसेस होते हैं बॉय के, 50% चांसेस क्या होते हैं गर्ल के। क्योंकि एग जो है वुमेन का एग जो है कैन नॉट डिसाइड द सेक्स बिकॉज ऑल एग्स कंटेन सेम क्रोमोसोम्स, उनके सेम सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी एक्स एक्स। सो इसीलिए हमें ये पता चलता है फादर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, चाहे वो बॉय हो या बेटा गर्ल हो। क्लियर बेटा, बात समझ आई बात। सो इसके बगैर बेटा जो है हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक को हम कहते हैं मिथ और दूसरे को हम कहते हैं टैबूज। मिथ क्या है बेटा, यानी मिथ कहते हैं हम फॉल्स बिलीफ को, यानी जो हमारे सोशल कस्टम्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि मिथ क्या होता है, रॉन्ग बिलीफ्स होना हमारे जहनों के अंदर, हमारे माओं के अंदर। जैसे एक रॉन्ग बिलीफ है कि अगर किसी को खाली बेटियां पैदा होती हैं हम कसूरवार फीमेल को ठहराते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप अब शगुन हो, आपको ये है। लेकिन बेटा अभी हमने सीखा कि फीमेल के पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ ए चाइल्ड। बेटा समझ आई बात। इसी तरीके से इसको हम मिथ्स कहते हैं, या टैबूज ये कहते हैं कि जब भी एक फीमेल के पास मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता होता है यानी पीरियड होता है, शी इज़ नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द किचन ड्यूरिंग दोज डेज, और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, टैबूज कहते हैं ये। लेकिन बेटा गलत है, ये गुनाह है, ये कोई भी चीज़ ये सही नहीं है। लेकिन बेटा बात में ये सही बात देखनी है कि जब आप 13 ईयर्स 10 ईयर्स 12 ईयर्स में एक लड़की जो है बालिग हो गई, क्या तब अच्छी बात है, हाँ ये कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने की, यानी ये प्रोडक्शन कर सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है, क्या ये सही टाइम है इस बच्ची को प्रेग्नेंट रहने का? नहीं। इसके लिए हमारे पास जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यानी WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम कहते हैं ये वो स्टेट है जहाँ पर इंसान फिज़िकली, मेंटली, सोशली तमाम तरीक़ों से फिट हो और उसके जो रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के मैटर्स हैं उन सारे के लिए भी ये मेंटली तैयार हो, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल स्टेज ऑफ द लाइफ। सो ये एसेंशियल होता है नॉर्मली कब, जब एक लड़का ग्रो होता रहता है। सो हमारे लिए जो ज़रूरी है रिप्रोडक्शन के लिए, इसको अच्छा खासा खाना चाहिए, इसको डाइट जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स जो है इसको खाने चाहिए ताकि इसकी सफिशेंट ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाएगी बॉडी की और ए पर्सन जो है हेल्दी रहेगा। तो इट इज़ नेसेसरी टू ईट बैलेंस्ड डाइट। ठीक है बेटा। और डाइट जो एडोलेसेंस के अंदर उसमें सीरियल्स होने चाहिए यानी वीट, राइस, और वो उसको कार्बोहाइड्रेट देंगे। और डाइट जो एडोलेसेंस का उसमें अंदर फैट्स भी आनी चाहिए जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिलेगी, और इसके अंदर प्रोटीन्स भी आने चाहिए, वेजिटेबल्स भी आनी चाहिए, यानी वो सारा डाइट जो न्यूट्रिशनल होता है। तो इट इज़ नेसेसरी हमारे पास टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, यानी बेटा जो मेंटेनेंस पर्सनल हाइजीन कहते हैं क्लीनलीनेस, और ये एडोलेसेंस को ज़रूरी है, वो प्रिवेंट कर सकता है खुद को बीमारियों से, और उससे क्या होगा उसका हेल्थ जो है बेहतर रहता है। और इसका मतलब हुआ एडोलेसेंट बॉयज़ और गर्ल्स को रेगुलरली नहाना चाहिए, एडोलेसेंट बॉयज़ और गर्ल्स को क्लीनलीनेस रहना चाहिए, यानी जब अगर एक फ़ीमेल को मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है उस टाइम पे भी उसको क्लीन
रहना चाहिए और इसको इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए। तमाम एडोलेसेंट बॉयज़ और गर्ल्स जो है फिज़िकली एक्सरसाइज हो करे, ब्रिस्क वॉक करे, जॉगिंग करे, रनिंग करे, स्विमिंग करे, साइकिलिंग करे, खेले, चाहे हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, किसी भी तरीके से उनको क्या होगा, रेगुलर एक्सरसाइज उनको फ्रेश रखती है, रेगुलर एक्सरसाइज उनको इम्प्रूव करती है, मेंटल हेल्थ को हार्ट डिजीज़ से बचाती है, ब्लड प्रेशर से बचाती है, या डायबिटीज़ से बचाती है, या ओबेसिटी से बचाती है। और इसीलिए हर एक एडोलेसेंट को चाहिए वो ड्रग्स को इनकार करे और वो अवॉइड करे ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जब वो इंसान लेता है ये बॉडी की फंक्शन को चेंज करता है। और इसीलिए इंसान को इस एज में, एडोलेसेंस एज में, शराब से यानी अल्कोहल, दवाइयाँ, अनवांटेड स्मोकिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें इंसान को नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा, समझ आई बात। अब हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूँगा हार्मोन्स के बारे में, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड्स है। तो इंशाल्लाह ताला बेटा नेक्स्ट क्लास में जो है बेटा मैं आपको ये चैप्टर ख़त्म करूँगा। बेटा समझ आई क्या किया हमने आज की क्लास में? हमने आज की क्लास में बात की पहले चाइल्ड किसको कहते हैं, एडल्ट किसको कहते हैं, प्यूबेरिटी क्या होती है, एडोलेसेंस क्या होती है, चेंजेस क्या क्या आती है प्यूबेरिटी के अंदर, फीमेल्स के अंदर क्या चेंजेस आती है, मेल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाती है, ये सारी चीज़ें हमने सीखे। और उसके बाद हमने हार्मोन्स किसको कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स किसको कहते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स किसको कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं, ग्लैंड किसको कहते हैं, और रोल ऑफ हार्मोन क्या है हमें इनिशिएट करने में रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, और रिप्रोडक्टिव फेजेस क्या होती है, मीनार्की किसको कहते हैं, मीनोपाज किसको कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन किसको कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स किसको कहते हैं, और हम किस तरीके से सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, और मिथ किसको कहते हैं, टैबूज किसको कहते हैं, और हमें क्यों ज़रूरत है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इंशाल्लाह अब हमें नेक्स्ट क्लास में जो है मैं हार्मोन्स के बारे में बात करूंगा। किसी को भी कोई डाउट हो वो इंशाल्लाह मुझे मैसेज करके बता सकते हैं या कॉल करके बता सकते हैं। और देखिए बेटा अभी जो ये कोविड-19 पेंडेमिक है इसमें हम मजबूर हो गए अभी अंडर 2G के हम आपके सामने ऑडियो PPTs के थ्रू पढ़ाए आपको। हम नहीं चाहते किसी बच्चे को नुकसान हो जाए, सो वी आर रिकमेंडिंग आवर स्टूडेंट्स, वी आर डायरेक्टिंग आवर स्टूडेंट्स दे कैन शेयर दिस वीडियो थ्रू ऑल सोशल नेटवर्क्स, सो दैट जितने भी बाकी बच्चे हैं जो जिनको ये सहूलियत नहीं हो वो भी पढ़ पाएँ ताकि किसी का वक्त ज़ाया ना हो जाए। टिल देन बेटा अस्सलाम वालेकुम।